नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ साइंस के क्वेश्चन को लेकर, और ये साइंस का क्वेश्चन आपके आने वाली एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों में से मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और आज आपके सामने इन क्वेश्चन को देने वाला हूं और इस पर मैं डिस्कस करके हर एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप यदि चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक का बटन आप जरूर दबा लेंगे, और मैं ये भी कहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन समझ में आ सके। मैं 15 क्वेश्चनों का एक पैकेज आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन 15 क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं साइंस के आए हुए प्रश्नों को, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी को हम आपके सामने रिवीजन करा रहे हैं। देखिए, आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। जो ऑप्शन दे रहा है, आइए उसको देखते हैं। ऑप्शन में पहला दे रहे हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। दूध प्योर है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कौन सा यंत्र होता है? लैक्टोमीटर। लेकिन ये दूध की शुद्धता के बारे में नहीं पूछा है, ये हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए पूछा है। दूसरा है इसमें थर्मामीटर, और आपको पता है कि थर्मामीटर का उपयोग हम लोग ताप मापने के लिए करते हैं, और आप पिछले क्लास का मेरा डिस्कशन देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने अच्छा खासा डिस्कस इसके लिए किया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर यदि आते हैं तो तीसरे नंबर पर दिया है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर को देखिएगा तो ये गाड़ियों की तत्कालिक चाल को मापने के लिए, उसके स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और एक दिया है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, तो मैं बता दूं कि एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायु की चाल, या हम कह सकते हैं इसका वेग ज्ञात करना, यानी हवा की स्पीड कितनी है, इसको देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अब समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा है कि हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर क्या बनेगा? एनीमोमीटर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 300 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक पंखे का, देखिए ध्यान दीजिएगा, 300 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। मतलब 300 वाट का एक पंखा है, उसको कह रहे हैं कि पर डे 8 घंटे तक चलाया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को यूनिट में बताना है, यानी कुल कितना यूनिट जो है प्रतिदिन जो है हम खर्च कर रहे हैं बिजली, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, 300 वाट दिया है, यानी कि यहाँ पर पावर दे दिया है। पावर कितना है? 300 वाट। और क्या दे रहा है कि इसमें समय, यानी टी का मान दिया हुआ है, समय कितना है? 8 घंटा। और अब कह रहा है कि एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को यूनिट में निकालना है। तो देखिएगा, यूनिट निकालने के लिए क्या तरीका होता है? यूनिट बराबर हो गया क्या? तो यहाँ पर पावर, यानी जो पावर है उसमें हम टी से, यानी समय से गुणा करते हैं, और फिर इसमें 1000 से भाग देते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो देखिए, पावर का मान कितना दिया हुआ है? 300 वाट, यानी 300, और समय जो है कितना दिया हुआ है? 8 घंटा दिया है, और प्लस बट्टा यहाँ पर हम क्या बताए कि 1000 से इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 300 8 2400, और फिर 2400 में यदि हम
1000 से भाग दें तो ये 00 से 00 कटेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए 10 बच रहा है, ऊपर 24 है। अगर इसमें भाग दें तो कितना आएगा? 2.4 यूनिट हम प्रतिदिन बिजली खर्च कर रहे हैं। यदि 300 वाट का हम पंखा पर डे 8 घंटा चलाएंगे तो 2.4 यूनिट बिजली बिल प्रतिदिन खर्च हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर बना। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, यदि आप उतारना चाहें तो उतार लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। चूँकि इसी कि आप जानते हैं कि अनुमस्तिष्क ब्रेन का एक पार्ट है, तो सवाल जो भी हो उस सवाल के ऑप्शन के माध्यम से अब उसका आंसर जो ही निकल जाए। लेकिन पहले तो थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जानें हम, क्योंकि अभी मैंने ब्रेन चैप्टर बायोलॉजी में नहीं पढ़ाया है। आप मेरे बायोलॉजी के चैप्टर को भी जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पर। बहुत सारे बायोलॉजी के लेसन पढ़ा दिए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेसन पढ़ाए गए हैं। आप उस चैप्टर को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ब्रेन मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा इस ब्रेन को यहाँ पर मैं आपके सामने दे रहा हूँ। उसके बाद इसके हम ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे, ब्रेन की यदि बात की जाए तो ब्रेन, जिसको कि हम मानव शरीर का कंप्यूटर भी कहते हैं, मस्तिष्क। अब इस मस्तिष्क के बारे में कौन सी बातें हैं? तो इस ब्रेन का जो वेट होता है वह 13 से 50 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है, इतना वेट होता है। इस ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट कौन कौन है? तो एक को हम कहते हैं फॉर ब्रेन, दूसरे को कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा हो जाता है हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन का मतलब हो गया अग्र मस्तिष्क। ये मैं ब्रेन के पार्ट को लिखवा रहा हूं। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क यानी जो आगे वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है और जो आगे वाला पार्ट होता है, उसी को हम कहते हैं फॉर ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब हो गया मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और जो हिंड ब्रेन होता है उसका मतलब होता है पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे वाला मस्तिष्क। इसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन होता है वो फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। अब थोड़ा सा इन तीनों को देख लीजिए। जो फॉर ब्रेन होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर ब्रेन पूरे मस्तिष्क का 80% भाग होता है। 80% यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा फॉर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। जो मिड ब्रेन होता है वो आपको होता है 8%, और जो हिंड ब्रेन होता है वो होता है 12%। इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फॉर ब्रेन है और सबसे छोटा पार्ट मिड ब्रेन है। और इस फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में आपको आएगा कौन सा? हिंड ब्रेन, जो कि हम कहेंगे कि छोटा जो होता है मिड ब्रेन उससे थोड़ा सा ये बड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो गया? फॉर ब्रेन। अब इस फॉर ब्रेन को 2 पार्ट में बांटा गया है, ध्यान देंगे। एक बांटा गया है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। और इसको बांटा गया है किसमें? डाइएनसेफलॉन। आपको मैं हर एक पॉइंट की चर्चा करूंगा जब ब्रेन को पढ़ाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम जानकारी हासिल करेंगे, जो सूचना दी है उस आधार पर हम ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि अग्र मस्तिष्क का जो 2 पार्ट हुआ उसमें एक हो गया प्रमस्तिष्क और एक हो गया डाइएनसेफलॉन। फिर आगे चलकर डाइएनसेफलॉन भी 2 पार्ट में बढ़ता है। एक बढ़ता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक हो जाता है आपको थैलेमस, एक होता है थैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट हम नहीं बांटेंगे क्योंकि उसके पार्ट को पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। जो बटा तो है ही 2 पार्ट में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मिड ब्रेन के सीधे हम कार्यों के तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जब हम ब्रेन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हिंड ब्रेन के फिर 2 पार्ट को हम करेंगे। एक पार्ट को हम नाम दे देंगे अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, अनुमस्तिष्क। और एक पार्ट को कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा।
तो देखिए यहाँ पर दो पार्ट हो गए, एक अनुमस्तिष्क और एक मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ से हमको ये देखना है, मतलब हम तो इसके बारे में डिटेल आपको ब्रेन में पढ़ाएंगे, बस हमको ये देखना है कि हिंड ब्रेन का पार्ट हो गया अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा, और फोरब्रेन का पार्ट हो रहा है प्रमस्तिष्क। यहाँ थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं, अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क। प्र का मतलब ही होता है आगे, अनु का मतलब होता है पीछे, इसी से ध्यान रखिएगा। अनुमस्तिष्क जो है पीछे वाले ब्रेन का पार्ट है। अब आइए क्वेश्चन के ऑप्शन तक पहुंचने का हम प्रयास करें। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। चलिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। दे रहा है कि इसमें दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क कहा जाता है। अनुमस्तिष्क के दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क कहा जाता है। ये तो कुछ बातें हजम ही नहीं हुई, क्योंकि देखिए प्रमस्तिष्क जो है ये किसका पार्ट बन रहा है? फोरब्रेन का पार्ट बन रहा है। अनुमस्तिष्क किसका पार्ट है? ये पश्चमस्तिष्क का पार्ट है। तो पहला ही गलत है, पहला ही सही नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं कि यह पश्चमस्तिष्क का एक भाग है। बिल्कुल पश्चमस्तिष्क का भाग है, तो बी तो सही है। और 3 नंबर में कह रहा है कि यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग, लगभग 12%, बिल्कुल 12%, यह भी सही है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में होता है, यह भी सही है। यानी जो पहला ऑप्शन दिया है वो इस क्वेश्चन के आंसर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? पहला, कि इसके दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रमस्तिष्क जो है वो किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का भाग है, फोरब्रेन का पार्ट है। तो आप इसे उतार लें। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वही है कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण बल, आपको पता है कि न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। चलिए, और जो नियम दिया उसमें क्या दिया ये उसको देखते हैं। इन्होंने कहा था दो पिंडों के बीच, क्या इन्होंने कहा? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान एवं गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन साहब का सार्वत्रिक नियम है। न्यूटन साहब ने क्या कहा कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम दो पिंड ले रहे हैं, एक M1 है और एक जो है M2, द्रव्यमान की दो पिंड है। दो यहाँ पर क्या है? पिंड हैं, और उनके बीच की दूरी R है। बीच की दूरी को हम R लिख दी। तब कह रहा है कि इस नियम से क्या हो जाएगा, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, जो F होगा, वह क्या होगा? तो इसमें ये दे दिया है कि आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, पिंडों का द्रव्यमान कितना है? एक M1 है और एक M2 है, इनका गुणनफल के समानुपाती हो गया। समानुपाती यानी कि जब पिंडों का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उनके बीच आकर्षण बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती है और उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आपका ऐसे हो गया, यानी F = M1 × M2 बटा R²। अगर हम यहाँ पर F समानुपाती कर दें
तो m1 m2 बचा आर स्क्वायर, और g यहाँ पर क्या है, ये g है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो नियत होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, उसके हिसाब से उसके आंसर पर पहुंचते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक इस पर निर्भर करेगा ही करेगा, इस पर निर्भर बिल्कुल करेगा। आगे कह रहा है कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, बिल्कुल गुणनफल के समानुपाती होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे गुणनफल ज़्यादा होते जाएगा उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी ज़्यादा होता जाएगा। उनके द्रव्यमानों का योग नहीं, योग से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, उनके गुणनफल से मतलब है, योग से मतलब नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनके बीच की दूरी, हाँ उनके बीच की दूरी से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितना ही डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? हम सीधे कहेंगे उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। यानी इसमें सही आंसर बनेगा 3 नंबर, है ना। इसका द्रव्यमान के योग से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो कार्य हम किसे कहते हैं? बल एवं बल के दिशा में, बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। याद रखेंगे, कोई भी व्यक्ति यदि अपने हाथों में 20 केजी का कोई वस्तु लेकर खड़ा है तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। लेकिन वह 1 केजी का ही वस्तु लेकर अगर 1 मीटर की दूरी तय कर लेता है तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने कार्य किया है। और ये मैट्रिक में भी खूब क्वेश्चन पूछाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माथे पर 1 क्विंटल का बोझ लेकर खड़ा है तो वह कितना कार्य कर रहा है? उसका कोई कार्य नहीं है, क्योंकि उसमें विस्थापन शून्य है। लेकिन यदि वह उस 1 क्विंटल के बोझ को लेकर 1 मीटर भी चल लेता है तब वह कार्य करता है, क्योंकि हर हालत में कार्य में विस्थापन होना भी जरूरी है। तो अब देखिए कह रहा है इसमें कि किया गया कार्य कब शून्य होगा? शून्य तब होगा जब उसमें विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि हम परिभाषा से ही पढ़ते हैं कि कार्य यानी वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर हो जाएगा बल और साथ ही साथ विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। तो मुझे बताइए, यहाँ पर F का मान तो खैर हमने वैसे ही लिख दिया, कुछ मालूम नहीं है तो वैसे ही लिख दिए। और विस्थापन चूंकि इसमें क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यही दिया है इसमें कि विस्थापन हो ही नहीं तभी तो शून्य होगा। विस्थापन क्या है? यहाँ पर 0 है। तो मुझे बताइए कि ये वर्क को क्या कर देगा? 0 कर देगा, यानी कोई कार्य नहीं हुआ। यदि आप विस्थापन किए ही नहीं तो विस्थापन नहीं हो रहा है, जिसको मतलब उसका क्या मान मानेंगे? 0। और जब 0 मान लिए तो फोर्स के साथ जब 0 को गुणा करेंगे तो उसको भी 0 करेगा। इस तरह से वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यदि बल की दिशा में विस्थापन होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे मान लेते हैं कोई टेबल है और इस टेबल पर एक किताब है और इस किताब पर हमने इधर से धक्का लगाया तो निश्चित है कि ये वस्तु आगे की ओर बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ेगा यानी जिधर हम धक्का लगा रहे हैं वस्तु भी उधर ही जा रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन मान लेते हैं कि हम किसी गेंद को अपने हाथों से, ये पृथ्वी है और इस पर हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकें। तो ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी किसी भी वस्तु को क्या करती है? नीचे की ओर खींचती है। लेकिन हम वस्तु को किधर फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। यानी बल की जो दिशा है, जो बल की दिशा है, पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी ओर खींच रही है वो नीचे की ओर है। लेकिन हम जो उसको भेज रहे हैं, वस्तु का जो कार्य है वो किधर हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब बल की दिशा है उसके बिल्कुल क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ऐसा कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि बल की दिशा के विपरीत दिशा में कोई कार्य होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक। और बल की दिशा में कोई कार्य होगा तो उसको क्या कहेंगे? धनात्मक। और यदि उसमें कोई विस्थापन ही नहीं हो तो उसका मान क्या होगा? तब तो शून्य हो जाएगा, नहीं कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन तो समझने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विधान सत्य है? सत्य की खोज करनी है। दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब पहले समझिएगा मजबूती, किसी चीज़ के अंदर मजबूती लाना। तो देखिए कह रहा है कि पदार्थ के अनुसार
कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। कहना कि अगर किसी चीज के अंदर मजबूती है तो वह अपना स्थान चेंज करेगा तो उसका आकार बदल जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ठोस में दृढ़ता का गुण पाया जाता है, मजबूती का गुण पाया जाता है, क्योंकि उसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं और जब उसके कण नज़दीक होते हैं तो उसमें काफ़ी मजबूत एक बल लगता है उन दोनों के बीच, जिसको हम दृढ़ता बल कहते हैं, उसी को हम दृढ़ता बल कहते हैं। तो मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अब ठोस है, जैसे मान लीजिए टेबल हैं और हम टेबल को ले जाकर अब छत पर रख दें, टेबल को ले जाकर ज़मीन पर रखें, टेबल को ले जाकर पानी में रखें, तो क्या इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा? ये तो आकार में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि दृढ़ता ही वो इसका बल है जिसके चलते वह आकार का विरोध कर रहा है। अगर दृढ़ता इसमें कमजोर होता तो ये अपने आकार में क्या करता है? चेंजिंग करता है। जैसे द्रव में देखिएगा, द्रव में दृढ़ता बल कम होता है, जिसके चलते क्या होता है, वो तुरंत जिस आकार में उसको ले जाएंगे उसी आकार में वो फैल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत दिया है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। जी नहीं, ये द्रवों का गुण होता है। दृढ़ता ठोसों का गुण है, ठोस का गुण है, जिसके चलते उसके कण एकदम आसपास सटे रहते हैं और उसी के कारण वो अपना आकार नहीं बदलते हैं। दूसरा कह रहा है कि संपीड्यता के बारे में देखिएगा। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उसके आयतन में कमी हो जाती है। बिल्कुल, संपीड़ित करना, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, जितना ही कंप्रेस करेंगे उतना ही उसके आयतन में क्या होगी? कमी होगी। जैसे गैस है एक कमरे में है, पूरा फैला हुआ है। अब उस सारे गैस को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके उसको छोटे मतलब किसी थैले में रख दें, छोटे किसी परखनली में रख दें पूरे कमरे के गैस को, तो निश्चित है कि उसके दाब में बढ़ोतरी होगी और दाब जब बढ़ेगा तो उसके आयतन में वहाँ पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी छोटे क्षेत्र में आ जाएगा। तो दूसरा वाला सत्य है। अब कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सत्य है। नहीं, दोनों सत्य नहीं है। पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए नंबर का जो दिया है दृढ़ता वो वाला गलत दे दिया है, वहाँ पर बी सही है। तो इसमें कह रहे हैं केवल बी ही सत्य है। बिल्कुल, केवल बी ही सत्य है, पहला गलत है, क्योंकि पहले में क्या कर रहे हैं कि दृढ़ता किसी पदार्थ का वह गुण हो गया जिसके कारण यदि हम उसके स्थान को परिवर्तन करें तो अपना आकार बदल ले। नहीं, दृढ़ता वस्तु का एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वह आकार परिवर्तन का विरोध करता है, उसके अंदर मजबूती लाता है। वो ठोस के आकार को देखिए, आप कहीं भी लेकर टेबल जाइए, टेबल ही रहेगा। आप किसी भी अवस्था में कोई ईंट लेकर जाइए, वो ईंट ही रहेगा, कभी भी उसका आकार में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो मजबूती से एक दूसरे से बंधा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें हम। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है फादर ऑफ प्लांट। देखिए पहला दे रहा है फादर ऑफ प्लांट, और ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फादर ऑफ प्लांट या फादर ऑफ बोटनी ये किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस, आप जानते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं कि लिनियस को फादर ऑफ एनिमल साइंस कह सकते हैं। फादर ऑफ एनिमल साइंस यानी जंतु विज्ञान का पिता कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि फादर ऑफ एनिमल साइंस की जब बात आती है तो इसमें आ जाते हैं अरस्तु, है ना। और फादर ऑफ एटम की जब बात आएगी, फादर ऑफ एटम तो रदरफोर्ड काफ़ी विख्यात हैं। फादर ऑफ एटम ये कौन होंगे? ये होंगे रदरफोर्ड। तो निश्चित हैं कि अब आपका कार्ल लिनियस किस में आएंगे? तो कार्ल लिनियस आएंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहलाते हैं कौन? कार्ल लिनियस। ये लिनियस जी कहे जाते हैं। अब ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, ध्यान रखिएगा। तो टैक्सीनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। कार्ल लिनियस ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पौधों के या जंतुओं के द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। जैसे कि आप देखे होंगे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है। तो होमो सैपियंस में देखिए 2 लेटर हैं, होमो और सैपियंस। यहाँ से द्विनाम पद्धति का जो स्ट्रक्चर देने वाले विश्व के पहले वैज्ञानिक थे वो थे कार्ल लिनियस। इनको वर्गीकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्हें कहता है वर्गीकी विज्ञान का पिता। बाकी सब जो है अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। तो जो आपका क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा? 4 नंबर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फिर आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव, तो किसी भी चालक में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और विद्युत धारा प्रभावित करने से यदि उसमें ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि हो जाती हो तो उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा दे रहे हैं तो उसमें ऊष्मा बढ़े यानी हीट बढ़े। जैसे मानते हैं कि आप प्रेस करते हैं, प्रेस करने वाली जो मशीन है प्रेस, उस प्रेस को आप देखिएगा तो उसमें जैसे ही हम बिजली के प्लग में उसको लगाते हैं तुरंत वो गर्म होता है और गर्म करने के साथ ही वो कपड़े को आसानी से प्रेस कर देता है। तो उसमें जो है कौन सी ऊर्जा आ रही है, उसमें आ रही है ऊष्मीय ऊर्जा, यानी वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम हीटर देखें, हीटर जिस पर खाना लोग बनाते हैं, तो हीटर भी क्या करता है, हीटर भी वही काम करता है। यह भी जो है विद्युत ऊर्जा को लेकर कन्वर्ट करता है किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी टेम्परेचर बढ़ाता है जिससे आसानी से खाना पकता है। तो कौन इसमें प्रभावित हो जाएगा, कह रहा है कि विद्युत घंटी। घंटी में यहाँ पर ऊष्मा से क्या मतलब है, घंटी तो विद्युत धारा चाहिए, उसमें जो है ध्वनि साउंड में परिवर्तित होना चाहिए ताकि आवाज़ सुनाई दे कि घर के अंदर मतलब जो कोई भी हो वो जान ले कि बाहर कोई खड़ा है। जैसे देखिएगा हर घर के दरवाजे के बाहर एक बेल लगा होता है जिसको आप जब दबाते हैं तो करंट प्रवाहित हुआ, लेकिन वो करंट उसको किस में कन्वर्ट किया, साउंड, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। आवाज़ आएगा, घर के अंदर जो भी होगा जाके दरवाजे को खोलेगा। तो इसमें ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। एक दिया है इसमें माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब ये होता है जिसमें खाना जो है थोड़ा गर्म रहता है, उसके अंदर खाना रख देते हैं तो थोड़ा सा वो गर्म रहता है क्योंकि उसमें ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकल पाता है, जितना ऊष्मा है उसका उसी में ऊष्मा रह जाता है। विद्युत पंखा, पंखा में हीट लाएंगे तो जल ही जाएगा, पंखा में हीट लाने की आवश्यकता नहीं है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलना जरूरी है ताकि वो जब चलेगा तो उससे हवा लगेगा। हीटर, बिल्कुल यही होगा, हीटर के लिए ऊष्मा जरूरी है। जब इस यंत्र को बिजली के प्लग में लगाएंगे तो बिजली के प्लग में लगाने के साथ ही वो हीट होगा और जब हीट होगा तो आसानी से उस पर खाना तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा, 4 नंबर बनेगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग ऑटोमोबाइल में तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल में तय की गई दूरी, चलिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रहा है। दे रहा है टेकोमीटर। टेकोमीटर जो है ना वो गाड़ियों का स्पीड नहीं मापता है, लेकिन गाड़ियों के चक्के का जो रोटेशन होता है पर मिनट कितना की स्पीड से वो घूम रहा है, ये रोटेशन को मापता है, रोटेशन की गति को मापने का काम करता है। जो गाड़ी वगैरह होता है उसमें ये टेकोमीटर लगा होता है जिसमें रोटेशन को मापता है कि कितना के स्पीड से गाड़ी नहीं चल रही है, बल्कि चक्का कितना मतलब 1 मिनट में कितना जो है घूम रहा है, इसको दिखाने के लिए होता है। और दूसरा दिया है क्या, ओडोमीटर। यही होगा आपका आंसर, ओडोमीटर ही होगा, क्योंकि ओडोमीटर ही ऑटोमोबाइल में तय की गई दूरी को मापता है, तय की गई दूरी मापता है। बाकी देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा दे रहा है पेडोमीटर। पेडोमीटर, जो लोग पैदल चलते हैं ना तो पैदल चलने के समय वो कितना अपना पग डाले हैं, मतलब कितना जो है अपने स्टेप को डाले हैं यहाँ से वहाँ तक जाने में, तो स्टेप की गिनती ये करता है। पैदल चलने पर स्टेप की संख्या को गिनना, स्टेप की संख्या को गिनना, जितना आप चलेंगे, जितना आपने कदम आगे बढ़ाया उसके स्टेप की गिनती करेगा कौन, पेडोमीटर। और स्पीडोमीटर तो अभी हम आपको बताए थे हम क्या, स्पीडोमीटर, और ये क्या करता है, गाड़ियों की तत्कालिक चाल, किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, तत्कालिक चाल को मापने का काम। तो ये हो गया आपका आंसर। सही इसमें कौन होगा कि किस यंत्र के द्वारा ऑटोमोबाइल में तय की गई दूरी को मापते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ओडोमीटर। और बाकी का जिससे संबंध है वो भी मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों, भाई जी ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस से हट गया, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, देख लें इसको भी कि क्या इसका आंसर होगा। कोई देने की कोशिश की है बट यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गए हैं हम क्वेश्चन को क्लिक करते समय, देते समय।
बट कोई बात नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए इसके बारे में भी जान ही लेते हैं कि क्या है। और वैसे भी ज्योग्राफी के बहुत सारे सेगमेंट को मैंने पढ़ा दिया है अपने GKR चैनल पर, तो वहाँ से आप जाकर ज्योग्राफी की क्लास भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि हिमालय के बारे में दे रहा है। तो चलिए, हिमालय जिसके बारे में आप जानते हैं कि हिमालय जिसको पर्वतों का राजा कहते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और बहुत ऊंची है। इसी की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं 8,850 मीटर। तो इस हिमालय को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन हैं? तो एक है हिमालय पार की पर्वत श्रेणी, पार की पर्वत श्रेणी, यानी हमारे हिमालय के भी उस पार पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है। हिमालय के बिल्कुल उत्तर साइड में कुछ पर्वतों की श्रृंखला है जिसको हम हिमालय की पार के पर्वत श्रेणी कहते हैं, यानी इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद हमको दूसरा में पढ़ना है मुख्य हिमालय, जो हमारा मेन हिमालय है वो पढ़ेंगे। और तीसरा में पढ़ना होता है पूर्वांचल की पर्वत श्रेणी, पूर्वांचल की पर्वत श्रेणी। अब ये हिमालय पार की जो पर्वत श्रेणी है यह भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट कहलाता है इसका काराकोरम, काराकोरम। दूसरा पार्ट कहलाता है लद्दाख, लद्दाख। और तीसरा पार्ट इसका कहलाता है जस्कर, जस्कर। जो मुख्य हिमालय होता है उस मुख्य हिमालय को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला जो बड़ा पार्ट है उसको हम कहते हैं आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसी का एक और नाम है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, या इसी का हम एक और नाम देते हैं हिमाद्री, हिमाद्री। ये एक ही नाम हो गया। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा में क्या होगा? तो ये दूसरा में हो जाएगा मध्य हिमालय, मध्य, या इसको लघु हिमालय भी कह सकते हैं, या इसी का हम एक और नाम दे सकते हैं हिमाचल। और जो तीसरा होता है वो तीसरा है कौन सा? शिवालिक, शिवालिक, जिसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ जो उसमें सबसे पहले काराकोरम है। भारत के ठीक उत्तर में देखिएगा तो एक पामीर का पठार आता है। जैसे देखिए, मैं इंडिया के थोड़ा सा नक्शा को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ऊपर वाले केवल हिस्से को इस प्रकार से है, ऊपर वाला हिस्सा ये है ना। आप ध्यान से फिगर में जब देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ये नेपाल वाला हिस्सा हो गया है ना, और ये ऐसे ऐसे करके फिर ये ऐसे गया है, ऐसे हैं, है ना। आप इंडिया के नक्शे के ऊपरी भाग को ऐसे ही देखे होंगे। तो ये हमारा मेन हिमालय है, ये तो मेन हिमालय है। वही बात जो मैंने लिखा है मुख्य हिमालय। लेकिन इस हिमालय की उस साइड में भी हिमालय पार की पर्वत श्रेणी है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, 1, 2 और ये 3 पार्ट में। हिमालय, मुख्य हिमालय की उस पार्ट जिसमें सबसे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? काराकोरम, काराकोरम। दूसरे वाले को कहते हैं लद्दाख और तीसरे वाले को कहते हैं जस्कर। यानी हम कहेंगे कि ट्रांस हिमालय जो हिमालय पार की पर्वत श्रेणी है उसका सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? जस्कर। काराकोरम क्या है थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। जैसे हमारे देश के ठीक उत्तर में हिमालय के मतलब उस पार पामीर का पठार है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत कहते हैं। और इस पामीर के पठार से 3 पर्वतों की श्रृंखला निकली हुई है जिसमें एक है हिंदू कुश पर्वत। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर ये पामीर का पठार है, पामीर का पठार है, यहाँ से 3 पर्वतों की श्रृंखला निकली है जिसमें एक हिंदू कुश पर्वत के रूप में ये पाकिस्तान के साइड में चला गया है, हिंदू कुश, है ना। और दूसरा काराकोरम के रूप में इंडिया में आया है, दूसरा जो है काराकोरम के रूप में इंडिया में आया है। और इंडिया में आकर फिर यहाँ से ये रिटर्न हो गया है तिब्बत की तरफ। जब तिब्बत में गया है तो तिब्बत में जाने पर इसी को हम नाम देते हैं कौन सा हिमालय? कैलाश हिमालय। मतलब काराकोरम जो इंडिया में आया है वो जम्मू कश्मीर में आकर फिर वापस तिब्बत की ओर चला गया है। तिब्बत में इसे वहाँ पर क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। तो अब देखिए यहाँ पर काराकोरम जो है ना ये इंडिया वाले क्षेत्र में पड़ता है। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है जिसको संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है। बाहरी हिमालय, मुख्य हिमालय के देखिए बाहरी हिमालय का मतलब ये तो आंतरिक है, ये बाह्य है, बिल्कुल बाह्य है। बाह्य हिमालय का कह रहा है कि जिसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल यहीं पर आंसर है इसका, शिवालिक भी कहा जाता है। दे रहा है कंचनजंगा
और मुख्य हिमालय में यदि आप आएंगे तो मुख्य हिमालय में सिक्किम के पास कंचनजंगा पर्वत पड़ता है, ये नहीं होगा। शिवालिक रेंज तो यही तो होगा आंसर। कैलाश रेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि जो काराकोरम पर्वत इंडिया में आकर फिर वापस चला गया है तिब्बत में, वो कैलाश कहलाता है। और ग्रेट हिमालय कौन सा है? ग्रेट यानी बृहत, बड़ा, कौन सा होगा? ग्रेट हिमालय कौन सा है? मुख्य हिमालय या आंतरिक हिमालय, उसी को हम हिमाद्री कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी बातें। इसमें 3 पर्वतीय क्षेत्रों का जो बाहरी भाग है, जिसको हम बाहरी हिमालय कहते हैं, उसी को हम एक और नाम किससे जानते हैं? शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई सभी पर्वतों में कम है। 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। अगर हम बात करें मुख्य हिमालय की तो इसकी ऊंचाई को देखिएगा, आंतरिक हिमालय, बृहत हिमालय या जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर होती है। लघु हिमालय की बात कीजिएगा तो इसकी ऊंचाई 4000 मीटर औसत में होती है। इसी हिमाद्री पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो आती है आपको माउंट एवरेस्ट, इसी का चोटी है। उसी तरह से इसी हिमाद्री का एक चोटी है कंचनजंगा, जो भारत में है, पूरी तरह से भारत में है। और अक्सर सुनते भी होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता भी है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन रहता है कभी कभी K2 गार्डुइन ऑस्टिन और कभी कभी रहता है आपको कंचनजंगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो इंडिया में है ही नहीं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो यहाँ पर कंचनजंगा दे ऑप्शन की, K2 गार्डुइन ऑस्टिन दे, तो यहाँ पर जब भी दोनों ऑप्शन रहेगा ना तो वहाँ पर K2 गार्डुइन ऑस्टिन कीजिएगा। K2 गार्डुइन ऑस्टिन जो है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी थोड़ा सा पाकिस्तान के कब्जे में है। इसीलिए यदि आप से क्वेश्चन पूछा जाए और दोनों ऑप्शन में दें और यदि आप उसमें कंचनजंगा को मारेंगे, K2 गार्डुइन ऑस्टिन को छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा आपकी मानसिकता यहाँ पर कमज़ोर मानी जाएगी। वो इसलिए कि आप देश प्रेम को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि K2 गार्डुइन ऑस्टिन आपका अपना है, भले ही पाकिस्तान उस पर कब्जा किया है, लेकिन क्या हम उसको अब मानना छोड़ देंगे कि नहीं वो मेरा नहीं है तो नहीं है? अब ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ देश प्रेम थोड़ा सा दिखाइए और K2 गार्डुइन ऑस्टिन को ही आंसर बनाइए। हाँ, जैसे अगर दिया है कि बिना किसी विवाद के भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, और तब दोनों ऑप्शन दिया है आपको K2 गार्डुइन ऑस्टिन भी और कंचनजंगा भी, तब आपका आंसर कंचनजंगा ही होगा। और अगर अलग अलग हैं, ऑप्शन में कोई एक ही है, तब तो जो रहेगा वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यानी कि यहाँ पर आवृत्ति का मान दिया हुआ है। आवृत्ति का मान दे दिया है कितना? 600 हर्ट्ज। ठीक है, ये दे दिया है क्या जी? आवृत्ति। ये आवृत्ति का मान दिया हुआ है। और कह रहे हैं कि 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य का मान भी दिया है। तरंग दैर्ध्य का मान दिया है, जिसको हम लैम्डा से सूचित करते हैं। इसका मान कितना है? 3 मीटर। अब कह रहा है कि ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? ये तो बहुत ही आसान है। ध्वनि तरंग की गति क्या होती है? ध्वनि तरंग की गति बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य तो देख लीजिए, आवृत्ति कितना है? आवृत्ति है 600 और तरंग दैर्ध्य कितना है? 3 यानी 1800 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1800 मीटर प्रति सेकंड। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन में आइए, दे रहा अगला क्वेश्चन कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में। अगले क्वेश्चन को देखें। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि स्थिर अवस्था है। स्थिर अवस्था है, इसका मतलब कि u, जिसको हम प्रारंभिक चाल कहते हैं, वो कितना है? 0 मीटर प्रति सेकंड। ये स्थिर चाल है। उसके बाद जब कुछ दूर चलती हैं तो अंतिम वेग देखिए उसका दिया हुआ है कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया है कितना? 10 सेकंड। तो कह रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का त्वरण बहुत ही आसान। त्वरण बराबर जानते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। अंतिम वेग देखा जाए यहाँ पर कितना है? अंतिम वेग दे रहा है कितना जी? 20। प्रारंभिक वेग कितना दे रहे हैं? 0। समय कितना दे रहा है? 10 सेकेंड। घटाएंगे देखिए तो 20 हो जाएगा। 20 बटा 10 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूँकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कितना नंबर? 4 नंबर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन जो दिया है वो क्या पूछा है
कि एक पराग कोश का कौन सा भाग नहीं है। चलिए, पराग कोश यानी ये पौधे की बात किया, तो पौधे के नर जनन अंग, नर जनन अंग को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और याद रखिएगा कि पौधे के मादा जनन अंग को कहते हैं अंडप। अंडप, ठीक है। नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। और पौधों के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? अंडप। तो पूछा है कि परागकोश का कौन भाग सा नहीं है। देखिए, पुंकेसर मतलब क्या है, पहले इसको देखिए। यदि आप कोई फूल देखे होंगे, फूल, तो उसके बनावट को देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे ये कोई फूल है और ये इसका पंखुड़ी हो गया, और इस पंखुड़ी के अंदर कुछ पार्ट इसमें दिख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि पुंकेसर जो है, जो नर जनन अंग होता है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक को कहते हैं परागकोश, एक को कहते हैं परागकोश, और एक को कहते हैं तंतु। ये तंतु है यानी फिलामेंट, ये है इसका तंतु। जो डंठल होता है ना पौधे के फूल में, देखिएगा, ये हो गया इसका तंतु। और परागकोश क्या है? तो यहाँ पर जहाँ पर पराग कण रहता है, ये वाला हिस्सा, इस पंखुड़ी के अंदर वाला हिस्सा देखिएगा, यहाँ पर ये है आपका परागकोश, और इस परागकोश के अंदर बहुत सारे क्या हैं? पराग कण है। ये परागकोश है। परागकोश जहाँ पर पराग कण रहता है, ये हो गया कोश, यानी वो स्थान जहाँ पर पराग कण है। और ये अंदर जो पॉइंट दिख रहा है, इसको कहते हैं परागकण। परागकण। तो परागकण जो होता है वो पौधे के नर जनन अंग का एक सेगमेंट है। मतलब यही परागकण जब पौधों के मादा जनन अंग अंडप के पास जाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, और उसी से नए जो है पौधे का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा, नए पौधे यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ देखिए, अंडप के बारे में अगर हम बात करें तो अंडप भी 3 पार्ट में बटा होता है। कौन कौन पार्ट है उसको देखिए। एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी, एस्टिग्मा को तो हम खैर एस्टिग्मा ही कहते हैं, लेकिन स्टाइल को हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिका और ओवरी को कहते हैं अंडाशय। इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय। जैसे देखिएगा, आपने ऐसे देखा होगा, इस टाइप से फूलों पे ऐसा डिजाइन बना हुआ देखे होंगे। तो ये जो है ना, ये स्टाइल हैं, ये स्टाइल हैं जो एस्टिग्मा को, इसको कहते हैं स्टिग्मा, जहाँ पर परागकण आकर सट जाता है, चिपचिपा हो जाता है, यहाँ पर गिरने के बाद उसको चिपकाएगा, और वो स्टाइल यानी वर्तिका के माध्यम से सीधे किसके पास पहुँचेगा? तो ये पहुँचेगा ओवरी के पास, और यहीं पर जाकर उसका निषेचन की प्रक्रिया होगी, जिससे नया बीज तैयार हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक परागकोश का भाग नहीं है। परागकोश का भाग परागकण तो होगा ही होगा, परागकोश के अंदर आता है परागकण। और पुंकेसर, पुंकेसर है, पुंकेसर का ही ये 2 पार्ट है, परागकोश और तंतु। इसी परागकोश के अंदर परागकण होता है, तो ये भी होगा। परागकोश दिया है, परागकण दिया है, पुंकेसर दिया है। अंडप, अंडप बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंडप किसका है? मादा जनन अंग का पार्ट है। अंडप मादा जनन अंग का पार्ट है, या परागकोश का भाग नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, यानी F का मान दे दिया है 200 न्यूटन। और द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान मास कितना दे रहा है यहाँ पर? 20 kg। तो कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अरे भाई जी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। F बराबर mg, बल का व्यंजक का सूत्र लगा दीजिए, यहीं से आपका मालूम हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। g का मान निकालना है, F का मान दिया है कितना? 200, m का मान कितना दिया है? 20, g का मान नहीं मालूम है, g का निकालना ही है। तो 200 और ये गुणा कर इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा, ये g हो गया। अब बताइए कटेगा तो कितना होगा? 10 हो जाएगा बिल्कुल। g का मान हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण को हम किस में निकालते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में निकालते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
यदि एक पार्टी में गलती से आपके मित्र से आपके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है, अरे भाई जी ये तो रीजनिंग का सवाल है, ये गलती से आ गया है, हमारे विषय का ये चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आइए थोड़ा देखते हैं कहीं बन जाने वाला हो, मतलब आसान तो लग रहा है देखने में। यदि एक पार्टी में गलती से आपके मित्र से आपके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है, आपका कोई मित्र हैं, आप उसके साथ पार्टी में गए हैं और उसकी कॉफ़ी आपके शरीर पर गिर गया, कपड़े पर गिर गया, तो कह रहे हैं किस स्थिति में आप क्या करेंगे? हंसकर टाल देंगे। भाई जी हंसेंगे कैसे? पार्टी में हैं, कपड़ा ख़राब कर दिया, हमारी थोड़ी सी वहाँ पर इंसल्ट होगी ना लोगों के बीच में, तो हंसेंगे तो सवाल ही उठता है, हंसने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसे डांटेंगे, डांटना भी उचित नहीं क्योंकि मित्र हैं, बिना मतलब बतंगड़ बन जाएगा उस पार्टी में। उसके ऊपर भी कॉफ़ी फेंक देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। कॉफ़ी क्यों फेंकेंगे भाई जी? अगती तो आप प्रत्युत्तर दे दिए उसका, बिल्कुल गलत तरीका। आप अंदर से नाराज़ होंगे लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कहेंगे, हाँ यही होगा, नाराज़गी तो होगी भाई, गलत कर दिया, थोड़ा सा संभल के करना चाहिए कोई भी काम, और लेकिन फिर भी कुछ से बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। यही तरीका मुझे लगता है कि सबसे सही है, 4 नंबर इसका आंसर बनेगा। तो चलिए हम फिर अगले क्लास में आपको फिर से एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर ही एक बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का भरमार लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक आप जो है इस चैनल के माध्यम से अपनी वीडियो को लगातार देखते रहें और इसे शेयर करते रहें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।